गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार और अपना जो सब्जेक्ट है वो पूछ ले पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, अपनी जो क्लास रहेगी, जो क्लास है वो बीए फर्स्ट, और अपना जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। हम जिस पॉइंट का अध्ययन कर रहे थे वो पॉइंट था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक धार्मिक विचारों का अध्ययन किया, जो आज हम उनके सामाजिक विचारों का अध्ययन किया। आज हम राजनीतिक विचारों का अध्ययन करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार कौन कौन से। आपसे पूछ ले कि स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित उन्होंने विचार कौन कौन से दिए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला विचार किया था इन्होंने मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह, शासन व्यवस्था का आग्रह। कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहला विचार क्या देते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित, राजनीतिक जो शासन व्यवस्था है उससे संबंधित कहते हैं कि मर्यादित शासन व्यवस्था, कि एक सही रूप से मर्यादा में रहते हुए शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। क्या कहा है देखो कि स्वामी जी ने राजतंत्र व लोकतंत्र, कि स्वामी जी ने राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों शासन व्यवस्थाओं का समर्थन किया है। आपसे पूछ ले कि स्वामी जी ने राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों शासन व्यवस्थाओं का समर्थन किस प्रकार से किया है। देखो, स्वामी जी के अनुसार राजा सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए, कि राजा के अंदर सभी गुण विद्यमान होना चाहिए और जनता प्रिय होना चाहिए। किस प्रकार का? जनता प्रिय। और लोकतंत्र का मतलब है यहाँ पे कि जनता का क्या होना चाहिए, राजा पे अंकुश से होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, मर्यादित शासन व्यवस्था में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का इन्होंने कहा है कि दोनों शासन व्यवस्थाओं के बारे में कहा है। दोनों शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से स्थापित होगी, इसका मतलब ये हुआ कि राजा सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए और राजा पे किसका अंकुश होना चाहिए, जनता का, और जनता प्रिय राजा होना चाहिए। इसके बाद पूछ ले कि प्रजा की भलाई वाला होना चाहिए, प्रजा की भलाई व रक्षक वाला होना चाहिए, कि जो राजा है वो प्रजा की भलाई हेतु और प्रजा की रक्षा हेतु बनने वाला होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, और राजकीय कार्य क्षमता वाला होना चाहिए। किस प्रकार का? राजकीय कार्य क्षमता वाला होना चाहिए, कि जो राजा है वो किस प्रकार होना चाहिए, कि वो राजकीय कार्य क्षमता वाला होना चाहिए, कि एक राजा के अनुसार वो कार्य कर सके और वो शासन करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। उस प्रकार का एक राजा होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से आपसे पूछ ले किस रूप से, स्वतंत्र रूप से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना वाला, कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विचार। तो क्या कह रहे हैं कि एक राजा है वो राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों गुणों से संपन्न होना चाहिए। दोनों शासन व्यवस्था इन्होंने बताई है। कहा है कि राजा सभी गुणों से विद्यमान हो, जनता प्रिय हो और जनता का राजा पे क्या हो, अंकुश हो, प्रजा की भलाई, प्रजा का रक्षक वाला हो, राजकीय कार्य क्षमता वाला हो और स्वतंत्र रूप से वहां पे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
इस प्रकार का अगर कोई राजा है तो वह शासन मर्यादित शासन व्यवस्था कहलाता है कि मर्यादा में रहते हुए शासन व्यवस्था को चलाना। 2 नंबर पूछ रहे आपसे, 2 नंबर विचार इन्होंने कौन सा दिया है? तो 2 नंबर विचार कहेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है स्वतंत्रता व समानता के लिए आग्रह। स्वतंत्रता व समानता के लिए आग्रह। तो 2 नंबर विचार स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक विचार कैसा दिया है? इन्होंने कहा है कि व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए या कह सकते हैं आत्ममुक्ति के लिए, आत्ममुक्ति के लिए व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार है कि व्यक्ति अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए और आत्ममुक्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। और उन्होंने किसी भी इंसान पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और किसी भी प्रकार का इंसान के ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे बात करें कि समानता का, इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज में सभी प्रकार से समान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि समाज में उसे पूर्ण कार्य अधिकार समानता के तौर पे मिलना चाहिए। जितना योगदान एक व्यक्ति का होता है एक समाज में रहकर, उसी प्रकार अन्य व्यक्तियों का भी उस समाज में उतना ही योगदान होता है। तो कहने का मतलब समाज निर्माण में या समाज से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनके उपभोग में व्यक्ति क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जन्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समान होना चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। या बात करें कि संपत्ति के आधार पर भी, क्योंकि उसके पूर्वजों की संपत्ति है तो उसमें बराबर का हक उसे भी मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए। बात करें कि आपसे पूछ ले कि व्यक्ति के बारे में क्या कहा है, राजनीतिक हमें स्वतंत्रता कौन सी मिलनी चाहिए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता का समर्थन किया है। कैसे किया है? कि व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, गरिमा से युक्त या फिर आत्ममुक्ति के लिए उसके लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। वह स्वतंत्र रूप से पैदा होता है तो उसे स्वतंत्र प्राणी माना गया। इसके अलावा समाज में वह रहता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज के अन्य व्यक्तियों को जो अधिकार मिले हैं वही व्यक्ति एक इंसान को अधिकार मिलने चाहिए। यह बात स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। फिर कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, समानता होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि संपत्ति की दृष्टि से भी व्यक्ति क्या है? अन्य समाज के नागरिकों के समान है। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वतंत्रता और समानता का जो पक्ष है उस पर बल दिया था। इसके बाद पूछ ले 3 नंबर उन्होंने राजनीतिक विचार कौन सा दिया था? तो 3 नंबर हम जो राजनीतिक विचार पढ़ेंगे वो उन्होंने दिया था कि राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में। 3 नंबर इन्होंने जो राजनीतिक विचार दिया वो कौन सा दिया? भाई आपसे पूछ ले कि राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में, तो कैसे कहा है कि
स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि राज्य में एक ही राजा होना चाहिए, राज्य में एक ही राजा होना चाहिए, कि एक राज्य में क्या होना चाहिए, एक ही राजा होना चाहिए। और पूछ ले कि वह कल्याण व सुरक्षा के लिए कार्य करे, किसके लिए, कल्याण व सुरक्षा के लिए कार्य करे, कि एक राज्य में एक ही राजा होना चाहिए और वह राजा है उस राज्य में, उस राज्य की भलाई के लिए, कल्याण के लिए और उस राज्य की सुरक्षा के लिए क्या करे, कार्य करें। और जनता को भी राजा के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, कि एक ही राजा होना चाहिए और वह संपूर्ण रूप से उस राज्य के लिए कल्याण से संबंधित योजनाओं को लागू करे, उस राज्य की भलाई के लिए कार्य करे और उस राज्य की सुरक्षा करे, और जनता भी राजा के प्रति कर्तज्ञ होनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो राजा कहता है उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाली जनता होनी चाहिए, तभी उस राज्य का विकास हो सकेगा और वह राज्य आगे बढ़ सकेगा। इसके अलावा राजा को आंतरिक और बाहरी, आंतरिक मतलब अपने राज्य के अंदर की सुरक्षा और बाहरी आक्रमणों से बाहरी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्या कहते हैं कि राजा को अपने राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तभी वह राज्य अपना विकास कर सकेगा, लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। इसके अलावा एक राजा को लोक कल्याणकारी नीतियां लागू करनी चाहिए। राजा को क्या करनी चाहिए, कि राजा को लोक कल्याणकारी नीतियां लागू करनी चाहिए। नीतियां कि एक राजा जिस राज्य का राजा है उस राज्य के अंदर उसे किस प्रकार की नीतियों को लागू करना चाहिए, लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करना चाहिए। जैसे भौतिक विकास जैसे संबंधित, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें हम भौतिक विकास से संबंधित, शिक्षा से संबंधित नीतियां लागू करनी चाहिए। कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य में कैसी नीतियों को लागू करे, शिक्षा से संबंधित नीतियों को लागू करे। इसके अलावा जैसे कृषि वाणिज्य कि अपने क्षेत्र में कृषि के बढ़ावे के लिए अनेक प्रकार की नीतियों को, समर्थ किसानों के लिए योजनाओं को लागू करना। इसके बाद पूछ ले आर्थिक समृद्धि, अपने राज्य में किस प्रकार का बढ़ावा देना, आर्थिक समृद्धि कि आर्थिक क्षेत्र से बढ़ावा देना। इसके अलावा पूछ ले कि प्रजा का नैतिक कल्याण जैसी नीतियों को लागू करना चाहिए। तो राज्य लोक कल्याणकारी कब बन सकता है, कि एक राज्य में एक ही राजा हो और वह कल्याण और सुरक्षा के लिए कार्य करता हो, और राजा को भी बात करें कि जिस राज्य में जनता रहती है उस राजा के प्रति जनता भी कर्तज्ञ होनी चाहिए और राजा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं कि एक राजा है अपने राज्य की आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से सुरक्षा को प्रदान करता हो, दोनों दृष्टि से सुरक्षा रखता हो। इसके अलावा राजा को अपना राज्य लोक कल्याणकारी बनाना है तो वहाँ कल्याणकारी नीतियों को लागू करना होगा। जैसे भौतिक विकास से संबंधित नीतियां लागू करनी, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना, कृषि वाणिज्य के क्षेत्र की नीतियां लागू करनी, आर्थिक समृद्धि के लिए नई नई नीतियां लागू करनी, प्रजा का नैतिक कल्याण करना जैसी नीतियों को लागू करना जरूरी। तो हमने 3 पढ़ी। 4 नंबर आपसे पूछ ले कि 4 नंबर कौन सी नीतियां हैं, तो 4 नंबर आप कहोगे सत्ता का विकेंद्रीकरण व ग्राम प्रशासन। सत्ता का 4 नंबर जो नीति है वो कौन सी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण व ग्राम प्रशासन। राजनीतिक विचार कौन सा दिया है आपसे पूछ ले, सत्ता का विकेंद्रीकरण व ग्राम प्रशासन कि
सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्या कहते हैं कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है विभाजन, बंटवारा होना चाहिए। एक राजा के बाद उनके मंत्रियों के पास, उसके बाद वह ग्रामीण स्तर के पास शक्तियाँ होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि विशाल राज्य के निर्माण, क्या कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि विशाल राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण इकाई ग्राम होती है। राजा ने क्या कहा है, स्वामी जी क्या कहते हैं कि एक विशाल राज्य हमें बनाना है, एक बड़ा राज्य हमें बनाना है, तो उसकी इकाई क्या होती है, ग्राम होती है, गांव होती है। इसलिए गांव में प्रशासन व्यवस्था को अभिन्न मानना है। क्या मानना है भाई, इसलिए ग्राम प्रशासन को राज्य का अभिन्न अंग माना है। क्या माना है भाई स्वामी जी ने, अभिन्न अंग माना है, क्योंकि गांव के बगैर एक विशाल राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, तो विशाल राज्य नहीं बन सकता। तो जिस कारण गांव को राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में मानते हैं, प्रयोग किया है। और गांव जब जुड़ेगा, गांव या ग्राम जब जुड़ेगा राज्य से, तभी राज्य का विकास होगा। क्या कहा है, तभी राज्य का विकास होगा। कि कहने का मतलब एक राज्य के साथ एक गांव जुड़ता है, तभी व्यक्तियों के मध्य सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। तो स्वामी जी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण में ग्राम प्रशासन से संबंधित हमें क्या कहा है, स्वामी जी कहते हैं कि विशाल राज्य बनाने के लिए, बड़ा राज्य बनाने के लिए छोटे जो गांव होते हैं वो महत्वपूर्ण इकाई रखते हैं, उनके बगैर बड़ा राज्य नहीं बन सकता। इसलिए ग्राम प्रशासन को राज्य का अभिन्न अंग माना है कि ग्रामीण क्षेत्र में शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। गांव जब जुड़ेगा तभी राज्य का विकास होगा। व्यक्ति जब जुड़ेंगे, छोटे छोटे गांव के लोग जब जुड़ेंगे, तभी एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना विद्यमान होगी। ये विचार पढ़े हमने स्वामी जी के। 5 नंबर विचार पूछ ले आपसे, योग्य प्रशासन व्यवस्था की राजनीतिक विचार कौन सा किया है, योग्य प्रशासन व्यवस्था का आग्रह किया है इन्होंने। योग्य प्रशासन व्यवस्था का आग्रह स्वामी जी ने किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था का आग्रह किया है, योग्य प्रशासन व्यवस्था का आग्रह किया है। जैसे स्वामी जी के अनुसार क्या कहते हैं, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का होना चाहिए योग्य प्रशासन व्यवस्था। तो स्वामी जी ने क्या विचार बताए हैं कि स्वामी जी के अनुसार राज्य का कार्य बहुत विकसित, राज्य का कार्य बहुत विकसित, राज्य का कार्य बहुत विकसित व महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। क्या बताया स्वामी जी ने कि राज्य का कार्य है ना वो बहुत ज़्यादा है और महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से कि इसमें अगर महत्वपूर्ण और विकसित है तो योग्य राजा होना चाहिए, योग्य राजा का निर्माण होना चाहिए। कि महत्वपूर्ण होता है इसलिए किस प्रकार के राजा का निर्माण करना चाहिए, योग्य व्यक्ति की राजा की नियुक्ति करनी चाहिए, जो कार्य नीतियों व शक्तियों का पूरी तरह जानता हो। किस प्रकार का होना चाहिए, जो कार्य नीतियां व कर्तव्यों का जानकार हो, कर्तव्यों का जानकार। कि किस प्रकार के व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, योग्य व्यक्ति को जो पूरे कार्यों को जानता हो, पूरी नीतियों को जानता हो और कर्तव्यों को जानता हो, ज्ञान हो उसके पास, शिक्षित व्यक्ति हो, उसे ही क्या बनाना चाहिए, राजा बनाना चाहिए। तभी हम एक राज्य का विकास कर सकते हैं, एक योग्य प्रशासन का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है, दोबारा देखो, कहा है कि प्रशासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि आपको सत्ता देनी है तो ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो पूर्ण रूप से विकास कर सके। जैसे कि एक राज्य में रहते हो तो उस राज्य का कार्य बहुत विकसित और महत्वपूर्ण और
होता है कार्य उसके, और ऐसे व्यक्ति का निर्माण करो जो सब कुछ जानता हो, जैसे कार्यों को जानता हो, नीतियों को जानता हो, कर्तव्यों को जानता हो, उस व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए? राजा बनाना चाहिए। तो 6 नंबर विचार पूछ रहे राजनीतिक विचार कौन सा था इनका? तो न्यायतंत्र व कर व्यवस्था। स्वामी जी का 6 नंबर जो विचार था राजनीतिक, वो पूछ ले कि न्याय दंड व कर व्यवस्था क्या कहते हैं स्वामी जी कि अगर शासन व्यवस्था को चलाना है, सही रूप से नीतियों को लागू करना है, कर्तव्यों को लागू करना है, शासन व्यवस्था को चलाना है, तो किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए? कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? एक राजा द्वारा न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए, तभी वह राज्य है अपने कर्तव्यों के रूप में अपने निर्वहन का पालन कर सकता है। जैसे किस प्रकार से उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को धर्म पे आधारित, किस पे आधारित? पूछ ले, धर्म पे आधारित सभा न्यायिक संस्था, सभा न्यायिक संस्था, समितियां, सभा आधारित न्यायिक व्यवस्था, समितियां के माध्यम से प्रजा पर कर लगाने का प्रावधान भी होना चाहिए कि धर्म के माध्यम से, सभा के माध्यम से, न्यायिक संस्था के माध्यम से, समितियों के माध्यम से प्रजा का मतलब होता है जनता पे किस प्रकार की व्यवस्था, कर की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। तो किस प्रकार से कर की व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें क्या बताया है कि धर्म के माध्यम से, सभा के माध्यम से, न्यायिक समितियों के माध्यम से, न्यायिक संस्थाओं के माध्यम से हम प्रजा पे क्या लगा सकते हैं? कर लगा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कि व्यक्ति को किसी भी जुर्म के लिए दंड देना भी आवश्यक है कि एक राजा के लिए अपने क्षेत्र में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखना है तो दंड का भी प्रावधान होना चाहिए, तभी वह राज्य विकास कर पाएगा, विकसित हो पाएगा, अन्यथा विकसित नहीं हो पाएगा। तो हमने पढ़ा स्वामी दयानंद सरस्वती के न्याय दंड व कर व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। न्याय दंड और दंड के बारे में हमने पढ़ा कि न्यायिक संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए एक राजा के द्वारा। कोई व्यक्ति अगर राजाओं की नीतियों कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायिक व्यवस्था, दंड व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। वैसे तो दंड की बात करें, साम दाम भेद 3-4 प्रकार के होते हैं, तो न्यायिक धर्म, सभा, न्यायिक संस्था, न्यायिक समितियों के माध्यम से कर व्यवस्थाओं का भी प्रावधान करना चाहिए। इसके बाद अंतिम आपसे पूछ ले राजनीतिक विचार, तो अंतर्राष्ट्रीय सेना व युद्ध व्यवस्था का भी प्रावधान होना चाहिए। क्या कहा है स्वामी जी ने? अंतर्राष्ट्रीय सेना व युद्ध व्यवस्था, व युद्ध व्यवस्था। स्वामी जी का विचार क्या है कि एक राज्य की सुरक्षा तभी होगी जो उसकी राज्य की, आपसे पूछ ले स्वामी जी क्या कहते हैं? राज्य की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करनी है, सुदृढ़ व्यवस्था बनानी है, तो हमें किस प्रकार की सेना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय सेना चाहिए। कि एक राज्य की सुरक्षा को ज़्यादा मजबूत करना है तो किस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए जो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से हमारी रक्षा कर सके, जो आंतरिक व बाहरी दोनों रूप से सुरक्षा कर सके। क्या कहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए जो एक राज्य की आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों से अपनी क्या कर सके? रक्षा कर सके, अपने को सुरक्षा दिला सके। एक सुसंगठित सेना होनी चाहिए और सेना को युद्ध का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? सेना को युद्ध कौशल का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह राज्य सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो राजनीतिक विचार क्या किया है इन्होंने? अंतर्राष्ट्रीय सेना व युद्ध व्यवस्था की, एक राज्य की सुदृढ़ व्यवस्था को स्थापित करना है तो आंतरिक और बाहरी रूप से सेना को दोनों प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सेना बना के सुरक्षा प्राप्त की जा
सकती है, अन्यथा नहीं। सेना को युद्ध कौशल का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये हमने पढ़े। इनके आपसे पूछ ले कि राजनीतिक विचार। अब पूछ ले स्वामी जी के भारतीय राष्ट्रवाद, स्वामी जी के भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित विचार पूछ ले तो ये भी देखो, स्वामी जी के भारतीय राष्ट्रवाद संबंधी विचार क्या कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्र, भारत का देश है, उसके प्रति उन्होंने कौन से विचार दिए हैं। उन्होंने देखो कौन सा विचार दिया है कि देश की स्वतंत्रता के प्रति परे। पहला विचार कौन सा दिया है स्वामी जी ने, कहेंगे देश की स्वतंत्रता के प्रति परे। स्वामी जी का पहला राष्ट्रवाद भारत से संबंधित विचार क्या है, देश की स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। क्या कहा है कि देश की, स्वामी जी क्या कहते हैं, देश की स्वतंत्रता के प्रति अनुराग होना चाहिए, के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो हर इंसान का, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, जो भारत में रहते हैं प्रत्येक भारतवासी का देश के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के प्रति ललक होनी चाहिए, देश के प्रति कुछ करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। कि मानसिक रूप से, और उन्होंने क्या कहा कि शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कि व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, मानसिक रूप से अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति प्रेम होना चाहिए। कि मानसिक रूप से उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी तभी वह राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। क्या कहा है, तभी वह राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि अब जिस देश में आप रहते हो उस देश के प्रति आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपकी स्वतंत्रता होगी, देश के प्रति जो आपका प्रेम होगा, तभी देश स्वतंत्र रह पाएगा। मानसिक रूप से व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी तभी हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सकती है, अन्यथा राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। 2 नंबर उन्होंने क्या कहा है, विचार। तो 2 नंबर विचार हम कहेंगे कि अंधविश्वासों व परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। अंधविश्वासों व परंपरागत या परंपरावाद, अंधविश्वासों व परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। तो बहुत इजी पॉइंट है भाई। स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो अपने देश में, क्या कहते हैं कि अपने देश में भारत देश से संबंधित विचार दिया है। तो कहा है कि अंधविश्वास, कि लोगों का अंधविश्वास जो बना हुआ है उस अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए। कि जिस प्रकार से भारत देश में अनेक लोग धर्मों को लेकर, अनेक ग्रंथों को लेकर, अनेक बातों को लेकर जो अंधविश्वास पैदा हुआ है, उस अंधविश्वास को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। अपनी ये मानसिक सोच पड़ गई है, अंधविश्वास के प्रति दृष्टिकोण अपना जो बना है उसको समाप्त करना चाहिए। उसके अलावा अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, जो प्राचीन परंपराएं चलती आ रही है, जो रूढ़िवादिता विचारधाराएं चलती आ रही है, वो क्या होनी चाहिए, एक इंसान को कमजोर बनाती है। क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, रूढ़िवादिता परंपरावाद है वह एक इंसान को कमजोर बना देती है। तो इसलिए परंपरावादी विचारधाराओं का भी हमें क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो स्वामी जी ने क्या कहा है इससे संबंधित, अंधविश्वास व परंपरावाद के विरुद्ध। कि जो अंधविश्वास भारत में फैला है यह बहुत बड़ी बुराई है, इस बुराई को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अनेक धर्मों, अनेक ग्रंथों, अनेक विचारों के खिलाफ जो अपना अंधविश्वास है उसके विरुद्ध हमें काम करना चाहिए। हमें इस प्रकार से आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि भारत देश में जो प्राचीन परंपराएं चलती आ रही है वह व्यक्ति को कमजोर बना देती है, तो उनके भी
खिलाफ क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। इसके बाद वाला पूछ ले 3 नंबर आपसे इन्होंने कौन सा विचार दिया है राष्ट्रवाद से संबंधित, तो कहेंगे सामाजिक चरित्र के निर्माण का संदेश। 3 नंबर विचार कौन सा दिया है, सामाजिक चरित्र के निर्माण का संदेश। स्वामी जी ने 3 नंबर जो विचार दिया है वो कौन सा दिया है भाई, कि सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश, कि भारतीय समाज का पतन किस कारण हो रहा है, कि चरित्र की कमजोरियों के कारण हो रहा है, चरित्र की दुर्बलता के कारण हो रहा है, कि जो चरित्र है, चरित्र की कमजोरियां, उसके कारण भारतीय समाज का क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है, समाप्त हो रहा है भारतीय समाज। जो पहले बात करें कि चरित्र जिसका मजबूत होगा वह समाज भी मजबूत होगा। स्वामी जी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि समाज का पतन होने का कारण चरित्र की कमजोरी है, चरित्र धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, उसकी वजह से समाज धीरे धीरे टूट रहा है। अगर हमें क्या करना होगा, चरित्र को मजबूत बनाना होगा, कि चरित्र मजबूत होगा तभी भारतीय समाज क्या होगा, मजबूत बनेगा, भारतीय समाज एक सुसंगठित समाज बनेगा। उन्होंने कहा है कि चरित्र में शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा पराक्रम, उत्साह है। इसके बाद पूछ ले स्त्री पुरुष समानता। इसके बाद पूछ ले आपसे आज्ञाकारी देशभक्ति भावनाओं का विकास होना चाहिए, कि हमें चरित्र को मजबूत करना है, चरित्र को बढ़िया बनाना है। तो स्वामी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा देनी होगी, प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचानी होगी, पराक्रम को बढ़ावा देना होगा, उत्साह बढ़ाना होगा, स्त्री पुरुष में समानता लानी होगी, आज्ञाकारी बढ़ना होगा और देशभक्ति का बढ़ावा होना चाहिए। भावनाओं का विकास करेंगे तभी देश के अंदर अपना समाज है वो सामाजिक चरित्र के मामले में मजबूत बनेगा, एक सुसंगठित इकाई बनेगा। लास्ट इसका पूछ ले आपसे कि लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो लास्ट पॉइंट अपना है निर्भरता व कर्तव्यों का पालन। उसके बाद अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो निर्भरता व कर्तव्यों का पालन, नेक्स्ट लास्ट निर्भरता व कर्तव्यों का पालन। क्या कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी जी के अनुसार भारतीय नागरिक है वो आत्मनिर्भर होने चाहिए। क्या होने चाहिए स्वामी जी के अनुसार भारतीय नागरिक आत्मनिर्भर होने चाहिए, कि भारत देश में रहने वाले व्यक्ति क्या होने चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, खुद पे निर्भर होने चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर नहीं रहने चाहिए, तभी वो विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं और अपने खुद का विकास कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं कि भारतीय नागरिक आत्मनिर्भर होंगे तभी देश का विकास होगा और खुद का विकास होगा। इसके अलावा देश के कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए, कर्तव्यों की पालना, कि व्यक्ति को कर्तव्यों की आज्ञा माननी चाहिए, जो हमें कर्तव्य मिले हैं उनकी पालना करनी चाहिए। यह अगर हम कर्तव्यों को मानते हैं तो देश की संपत्ति में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है। क्या कहते हैं कि स्वामी जी क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक इंसान को आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए। अगर वो आत्मनिर्भर होंगे तभी तो वो अपने देश का और अपना विकास कर सकेंगे, अन्यथा विकास भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पूछ ले
कि वो कर्तव्यों की पालना करेंगे तभी तो देश की संपत्ति में वृद्धि होगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, इसका अध्ययन किया, तो ये अपना जो चैप्टर था वो क्या हो गया है भाई, कंप्लीट हो गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो आगे वाला जो चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है उनके बारे में अध्ययन करेंगे।